बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन ACC 501 के हवाले से है। लेसन नंबर 29 की बात करेंगे। 28 तक चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। 29 जो लेसन है ये टोटली हमारा कंसेप्चुअल बेस है, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, और इन डेफिनेशंस में से MCQs अक्सर आ जाते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम प्रीवियसली कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर भी इसमें बात कर चुके हैं। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से हमें कैश इनफ्लोज आते हैं। हम जब इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो हमें उस वक्त अपने कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, यानी कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज फाइंड आउट करने पड़ते हैं। टू इवेल्युएट द प्रपोज इन्वेस्टमेंट वी मस्ट कंसिडर द चेंजेस इन द फर्म कैश फ्लो एंड देन डिसाइड वेदर और नॉट दे एड वैल्यू टू द फर्म। हम जो इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, आया वो इन्वेस्टमेंट से आने वाले कैश फ्लोज हमारी फर्म की वैल्यू में कुछ इजाफा कर पाते हैं कि नहीं। इसके लिए सबसे पहली चीज हमें जो देखनी है वो ये देखना है कि क्या वो कैश फ्लोज हमारे रेलिवेंट भी हैं कि नहीं। रेलिवेंट से क्या मुराद है? रेलिवेंट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज द चेंज इन द फर्म्स ओवरऑल फ्यूचर कैश फ्लो दैट कम्स अबाउट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन टू टेक द इन्वेस्टमेंट। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर, वो सारे कैश फ्लोज रेलिवेंट कैश फ्लोज है। ठीक है। Since the relevant cash flow are defined in terms of changes in or increment to the firm existing cash flow। जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लोज हैं, जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है कंपनी के, उनमें इजाफे का बायस जो कैश फ्लोज बने वो रेलिवेंट कैश फ्लोज। अब यहाँ इनफ्लो आउटफ्लो की बात नहीं हो रही, सिर्फ कैश फ्लोज की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर को हम एक्सपेंस करते हैं या हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, कैश फ्लो इनफ्लो कम हो रहा है, तो वो भी रेलिवेंट नहीं रहेगा क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। दूसरी आती है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज का मतलब होता है कि जो कैश फ्लोज डे टू डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। यानी कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट से कैश फ्लो अभी 20,000 आया तो कुछ अर्से बाद 25,000 आ जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। स्टैंड आउट प्रिंसिपल क्या होता है? द अजम्पशन दैट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट मे बी बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। हम प्रोजेक्ट की जो अजम्पशन करते हैं वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की बेस पर करें तो उसे स्टैंड अलोन प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि ऐसी अजम्पशन को स्टैंड अलोन प्रिंसिपल कहा जाता है। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज क्या में आगे क्या टाइप्स आती हैं? टू सीम्स इजी इनफ टू डिसाइड वेदर द कैश फ्लो इज इंक्रीमेंटल और नेट, इवन सो देयर आर सिचुएशन वेयर मिस्टेक्स आर इजी टू मेक। हमें डिसाइड करना है कि वो इंक्रीमेंटल है कि नहीं। किस तरह करेंगे? सबसे पहले संक कास्ट। अ कास्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन incurred and cannot be recouped and therefore should not be considered in an investment decision। ऐसी कॉस्ट, यानी कि ये हमारे कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को अफेक्ट करती हैं कॉस्ट। इसमें संक कास्ट है जो कि रिकवर नहीं होगी या एक दफ़ा अकर होगी तो वो अब फर्दर हम हमारे किसी काम की नहीं है। अपॉर्चुनिटी कास्ट मोस्ट वैल्यूएबल अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप, यानी किसी अल्टरनेटिव अटेन करने के लिए जो कॉस्ट आप बियर करेंगे उसे अपॉर्चुनिटी कास्ट कहा जाएगा। नीचे एग्जाम्पल मौजूद है, आप रीड कर सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। Option of selling piece of land at a market rate instead of establishing a school upon it. However, much should be charged to school project in terms of opportunity cost amount at which we bought the piece of land or its current market price। एग्जाम्पल बड़ी चबल से उसने दी है। खैर चले हम चलते इस तरह देखते हैं। एक लैंड है, उसको अगर हम स्कूल बनाएं और स्कूल बनाने में हमें उस पर क्या रेवेन्यूज कैश इनफ्लोज आएंगे वो, या हम लैंड को अभी करंट मार्केट प्राइस पर सेल आउट कर दें और उस प्राइस को कहीं इन्वेस्ट करके वहां से हमें कैश इनफ्लोज जो आएंगे, दोनों में अब ये अपॉर्चुनिटीज होगी। दो दोनों में जो बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक को छोड़कर दूसरी को अवेल करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इट इज द नॉट अनयूजुअल प्रोजेक्ट हैव साइड और स्लिप ओवर इफेक्ट्स बोथ गुड और बैड। एडिशनल इफेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आपको कोई सोसाइटल इशू हो सकता है, सोसाइटी में को खर्च करना पड़ सकता है, कि यहाँ कोई एडिशनल बेनिफिट आपको मिल सकता है, कोई एडिशनल खर्चा हो सकता है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स। नेटवर्किंग कैपिटल, पहली बात तो पहले भी मैं कई दफा समझा चुका हूँ क्या होता है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज कॉल्ड नेटवर्किंग कैपिटल। फाइनेंसिंग कॉस्ट, आपको फाइनेंसिंग करते हैं तो वहां पे जो उस फाइनेंसिंग करने में जो कॉस्ट आएगी आपको, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेड कॉस्ट है या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, इस तरह की जितनी भी कॉस्ट होगी उसे फाइनेंसिंग कॉस्ट कहते हैं। इवन जो इंटरेस्ट होता है वो भी फाइनेंसिंग कॉस्ट कहलाती है। अब आ गया प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें देखना होता है कि हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गुड्स हैं, कोई ट्रेडिंग बिजनेस है,
तो उसकी यूनिट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी वेरिएबल कास्ट क्या है, टोटल कास्ट क्या है। यानी कि हर तरह की कॉस्ट, हर तरह के एक्सपेंसेस को कंसीडर करके हम उस प्रोजेक्ट को, यानी कि उसकी परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। फर्ज करें एक चीज़ है, 10,000 यूनिट्स प्रोजेक्ट में हमें प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन प्लांट हम लगाना चाह रहे हैं और वहां से हमें 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, जो कि 5 का एक यूनिट है तो 50,000 उससे हमें सेल होगी। उसकी वेरिएबल कॉस्ट 30,000 आएगी, फिक्स कॉस्ट 5,000 आएगी, 7,000 की डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। कुछ टैक्स पे करके तो हमें 5,000 का नेट इनकम आ जाएगी। तो इसका मतलब है हम, ये हमारी प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट होगी। और इसी तरह हम प्रोजेक्ट में बैलेंस शीट भी बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 29 था। उम्मीद करना हो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब